हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस नहीं आ आवाज आ रही है अभी? हेलो। यस सर। रही? यस सर आ रही है। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, ठीक है ना। तो हमने क्या डिफाइन करा था, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर आपका फ्री स्पेस है और कोई और मीडियम है ना, तो उसमें लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और किसी मीडियम में लाइट स्पीड हमेशा कम होती है उससे। तो इसलिए मैंने क्या बताया था कि जो एन का वैल्यू होगा ना, हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। हमेशा लेस देन 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका ऊपर जो है, ऊपर कितना है, 3 × 10⁸ है, ठीक है। ऊपर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अराउंड, ठीक है ना। और नीचे कुछ है जो 3 × 10⁸ से कम है, तो हमेशा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है ना। बहुत कम ही आता है, बहुत मतलब हल्का सा आता है 1 से ज्यादा, बट एन एन की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमेशा हम क्या इंश्योर करते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम हमेशा क्या करते हैं, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन देखा, ठीक है ना। तो ये बस एक आइडिया के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग ना मॉडलिंग देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। हम लोग का जो कोर्स है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, वी आर जस्ट we are confined, we have confined our topic, we have confined our syllabus to deal with just electrical signals. हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल की बात नहीं करेंगे, ये हम लोग आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ोगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा है ना, ये सारा चीज जो एंटीना फीडर केबल और ये सारा चीज, इस इन इन सारे हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब एक इफेक्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इफेक्ट ठीक है ना, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। अभी होता क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास कोई लाइन है, सपोज करो कि मेरे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है, वेट, सपोज करो मेरे पास ऐसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, अब इस पे मैं क्या करूं, इस लाइन पे मैं यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे मान लो वोल्टेज सोर्स लगा दूं, यहाँ पे कोई वोल्टेज ऐड कर दूं, ठीक है ना, वोल्टेज ऐड कर दूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना बाहर कोई, इस लाइन के बाहर यहाँ पे कोई लोड लगा दूं, ठीक है ना, ऐसे लोड लगा दूं, लोड लगा दूं। और ये जो आपका जो थिक दिख रहा है क्या है आपका, ये टीएक्स लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। अब ये टीएक्स लाइन कौन सा, बैलेंस लाइन है कि अनबैलेंस लाइन है, जल्दी से बताओ, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। बैलेंस टीएक्स लाइन है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज देखो आप, अगर मैं सपोज करो यहाँ से हमने यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगाया हूँ, वो कुछ वोल्टेज सोर्स आपका ऐसे दिख रहा है, अब जो जो भी मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज करें कि साइन वेव फॉर्म ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है इस पर, ठीक है ना, ये साइन वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपका टाइम एक्सिस होता है, टाइम होता है, और ये जो है आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना, ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सिस होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, टाइम और एम्पलीट्यूड। ओके, अब इस चीज को हम कपल कहाँ कर रहे हैं, ये हम ट्रांसमिशन लाइन पे दे रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन को मान लो ऐसे पॉइंट, दो पॉइंट है, सपोज करो ए, यहाँ पे ए और ए डैश है ऐसे, और यहाँ पे है आपका लास्ट पॉइंट है बी और बी डैश, ठीक है ना। अब हमने जो जो सिग्नल अप्लाई करा है, कहाँ पे अप्लाई करा है, ए और ए डैश पे अप्लाई किया है। अभी जो ट्रांसमिशन लाइन का ना लेंथ है, कोई ना कोई लेंथ होगा, सपोज करो एल लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है, एल लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। एल लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज करो एल लेंथ, इसकी लेंथ है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जितना ही बड़ा मान एज्यूम करो, ठीक है ना। उसको मैंने एल मान लिया, ठीक है ना। अब क्या है कि जब इस सिग्नल आप अप्लाई करोगे ए और ए डैश एंड पे, जब इस सिग्नल को अप्लाई कहाँ करोगे आप, ए और ए डैश एंड पे इस सिग्नल को अप्लाई करोगे, तो इस सिग्नल को बी और बी डैश पे पहुंचने में ना कुछ टाइम लगेगा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, इस सिग्नल को बी और बी डैश पे पहुंचने में ना कुछ टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि एल लेंथ है, ठीक है ना। एल लेंथ है, आपकी जो वेलोसिटी होती है, जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो उस वेलोसिटी की वजह से और ये लेंथ की वजह से क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा पहुंचने में बी और बी डैश। वो कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा
वो टाइम लगेगा कितना कि आपका लेंथ, जितना भी लेंथ होगा, लेंथ लेंथ डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये इतना ही टाइम लगेगा ना। टाइम इक्वल्स क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। लेंथ कितना है इस लाइन का, l है, वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है ना। सपोज मेरा वेलोसिटी मेरी v है, ठीक है ना। किस चीज की वेलोसिटी, मैं इस सिग्नल की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। ये कौन सा सिग्नल है आपका, ये नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है ना। तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मतलब क्या है कि a और a डैश पे, ठीक है ना, ध्यान से समझो, a और a डैश पे जो सिग्नल आप अप्लाई करोगे, वो उसको b और b डैश पे पहुंचने में क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना, कुछ टाइम लगेगा। उसकी वजह से होगा क्या, देखो सपोज करो, आप सपोज करो, ध्यान से समझो इस चीज को। सपोज करो कि किसी टाइम पे, मान लो कोई टाइम मैं मान ले रहा हूँ, सपोज करो ये टाइम है, सपोज करो t1 टाइम है, ठीक है ना। t1 टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था, ठीक है ना। t1 टाइम पे एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन जब आप इस लोड पे जाओगे ना, लोड पे जो आपको सिग्नल मिलेगा, वो हो सकता है, अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो t1 टाइम है ना, t1 टाइम है, इस पे मैक्सिमम ना मिले, इस पे इस टाइम पे मैक्सिमम ना मिले, ठीक है, मैक्सिमम ना मिले, मैक्सिमम किसी दूसरे टाइम पे मिले। ध्यान से समझो इस बात को, एक मैक्सिमम कहां मिले, t2 टाइम पे मिले, t2 टाइम पे मिले। t1 टाइम पे मैक्सिमम क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मतलब टाइम लगा ना यहाँ से ए डैश से बी बी, सॉरी ए डैश से लेके बी डैश तक पहुंचने में उसको टाइम लगा। तो जो चीज यहाँ पे t1 टाइम पे मैक्सिमम हो रहा था, यहाँ पे वो चीज t1 टाइम पे ना होकर क्या होगा, t2 टाइम पे मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टाइम लगा है बीच में, ठीक है ना, बीच में पहुंचने में टाइम लगा है, ठीक है ना। तो इसी इसी पूरे इफेक्ट को ना हम बोलते हैं ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज को मतलब ये होता है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ एक लाइन में ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होता है, तो इसको लिखेंगे फाइनाइट डिले, फाइनाइट फाइनाइट डिले बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, ये समझो। कॉज का मतलब क्या होता है कि जो जिस कारण से, मतलब हुआ क्या है ना, कॉज, कॉज का मतलब क्या है कि आपने जो सिग्नल अप्लाई किया इधर, जो सिग्नल अप्लाई किया है, ठीक है ना, और इसका इफेक्ट, इफेक्ट कहां पे मिल रहा है, लोड पे मिल रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या है, डिले है ना, बीच में क्या है, टाइम, मतलब टाइम डिले है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम, ठीक है ना, ट्रांजिट टाइम। अब ये ट्रांजिट टाइम है ना, ट्रांजिट टाइम हम ना इग्नोर कर सकते हैं। कब इग्नोर कर सकते हैं, कि जब जो आपका टाइम पीरियड है, जो ट्रांजिट टाइम है, ट्रांजिट टाइम, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर। ये कब इग्नोर कर सकते हैं, इफ इग्नोर्ड, इफ कब कर सकते हैं आप, कि जब एक जो आपका टाइम पीरियड होता है जो सिग्नल का, ठीक है ना, टाइम पीरियड जो सिग्नल का है, वो किससे बड़ा हो, जो टी आर है ना, यहाँ पे जो ट्रांजिट टाइम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ट्रांजिट टाइम को हम टी आर से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ ऊपर यहाँ पे देखो हम लोग टी आर से इंडिकेट करेंगे, ट्रांजिट टाइम है। अगर टाइम पीरियड आपका टी आर से बहुत ज्यादा है ना, टाइम पीरियड किसका, जो सिग्नल आप अप्लाई किया हो, उसका जो वैल्यू है टी आर से अगर बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो टी आर की वैल्यू बहुत कम है, टी आर की वैल्यू कम कब होगी, देखो टी आर की वैल्यू कम कब होगी, जब आपका लेंथ बहुत कम हो जाए। टीआर की वैल्यू कब कम होगी, ध्यान से समझो, टीआर की वैल्यू कब कम होगी, जब लेंथ बहुत कम हो जाए या फिर वेलोसिटी बहुत बढ़ जाए, ठीक है ना। वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, यानी अगर मैं लेंथ कम कर दूंगा, ठीक है ना, लेंथ कम कर दूंगा, उस केस में टीआर की वैल्यू हम वो कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को सिग्नल पर्सपेक्टिव से देखूं, ठीक है ना, सिग्नल पर्सपेक्टिव से, तो मैं टी आर को कैसे मतलब ट्रांजिट टाइम को कैसे इग्नोर कर सकता हूं, जब टी आर की वैल्यू बहुत कम है। और ये कम कितनी कम है, कितनी कम, मतलब टी से जो आपका जो ये टी है, मतलब टी इसका कैसे निकालोगे आप, इस वेवफॉर्म का जो टी होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। टी का मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड है। तो अगर टाइम पीरियड से अगर टी आर की वैल्यू बहुत कम है, तो आप ट्रांजिट टाइम को इग्नोर कर सकते हो। अब इसी चीज को अगर मैं ध्यान से थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, तो क्या लिखता हूं, टी की वैल्यू क्या होती है, टी इक्वल होता है 1/f, मतलब फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। मतलब 1/f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी आर से बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी टी आर से बहुत ज्यादा होनी चाहिए 1/f की वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि 1/f टीआर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टीआर को मैं लिख सकता हूँ एल बाई बी, मैं इसको लिख सकता हूँ एल बाई बी, लिख सकता हूँ ना एल बाई बी। अच्छा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी को मैं इधर लेते जाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको वी बाई एफ शुड बी ग्रेटर देन एल,
ये लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और v बाई एफ आपको पता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मेरी लेंथ से क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए, ध्यान से समझो इस चीज को, लैम्डा की वैल्यू अगर लेंथ से बहुत ज्यादा हो जाए तो मैं उस चीज को इग्नोर कर सकता हूँ। किस चीज को, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को, ठीक है ना। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, जब लैम्डा की वैल्यू जो आपका ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है उससे क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ जो लैम्डा है ना, लैम्डा फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी एक चीज ध्यान से समझो, ये जो लैम्डा बड़ा कब होगा, लैम्डा बड़ा तब होगा ना, लैम्डा ज्यादा कब होगा, लार्ज कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब लैम्डा जब बड़ा होगा, लैम्डा कब बड़ा होगा, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। मतलब क्या है, जो ट्रांजिट टाइम, इसका पूरे डिस्कशन का मतलब क्या है, जो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट है ना, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे ना, लोअर फ्रीक्वेंसी पे हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड एट लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ठीक है, तो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट कैन बी इग्नोर एट लोअर फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या हो जा रही है, एल से बहुत ज्यादा हो जाएगी, लैम्डा लोअर फ्रीक्वेंसी पे लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना। उस केस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम कहां आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी पे आएगी, ठीक है ना। इट कैंट बी, it cannot be ignored at very high frequencies, very high frequencies, ठीक है ना। समझो इस चीज को, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिट टाइम को, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को इग्नोर आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे। इसीलिए ना, इसी वजह से ये जो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट का जो रीजन है ना, इसी वजह से हम नॉर्मल एनालिटिकल टूल जो है, जैसे हम लोग केवीएल लगाते थे, केसीएल लगाते थे, ये हम ना ट्रांसमिशन लाइन में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हम नॉर्मली जो डील करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपका टीवी का एग्जांपल लिया, ठीक है ना, आपको जैसे डिश एंटीना पता है, ठीक है। डिश एंटीना जो आपके घरों में डीटीएच होता है, और डीटीएच बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, ठीक है ना। वो आपका केयू बैंड में ऑपरेट होता है, ठीक है। केयू बैंड का मतलब 12 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड, ठीक है। तो इस बैंड में ना, इस बैंड में जब गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए ना हम दूसरे तरीके के, दूसरे मॉडलिंग करेंगे, दूसरे तरीके का हम लोग मॉडल अडॉप्ट करेंगे व्हाइल डीलिंग विद ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो अब चलो हम लोग देखते हैं कुछ पैरामीटर्स के बाद। जैसे मान लो जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग एलिमेंट्स देखे थे, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, जैसे पैसिव एलिमेंट्स में था आपका आर था, एल था, सी था। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लम्प्ड एलिमेंट। एक होता है, देखो हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। एक होता है ना हमारा लम्प्ड एलिमेंट। लम्प्ड, लम्प्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं, लम्प्ड का मतलब क्या होगा कि अगर मैं किसी भी, मतलब अगर मैं किसी भी सर्किट की बात करूं, तो उसमें अगर आप रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को अगर आप सेपरेट कर लो कि अच्छा इतना, जैसे मान लो मैं बोलूं यहां से, ऐसे मान लो कोई सर्किट है, ऐसे मान लो सर्किट है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक कोई सोर्स, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कोई ऐसे मान लो करंट सोर्स है, ऐसे करके, ठीक है ना। सपोज करो R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, R4 है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, V यहाँ पे I है, ठीक है। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि R1 क्या है, तो R1 यहाँ पे क्या है, एक अलग, मतलब एक, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट रेजिस्टेंस होगा। मैं पूछूंगा R1 क्या है, तो आप सिंपली बोल दो कि इसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इसमें ना एकदम सबका अलग अलग वैल्यू डिफाइन है, कि जैसे कैपेसिटेंस का वैल्यू है C1 कुछ होगा, C2 अलग होगा, ठीक है ना। तो इन सारे एलिमेंट्स को ना, जब ये सारे एलिमेंट्स अगर डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब एक प्री डिफाइंड वैल्यू होल्ड करते हो, ठीक है ना, मतलब फिक्स वैल्यू होल्ड करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लम्प्ड एलिमेंट।
ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मैं किसी सर्किट में आपसे बोलूं किसी कंपोनेंट की वैल्यू बताने का, तो क्या होगा, वो कोई फाइनाइट वैल्यू होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग लम्प्ड एलिमेंट। लेकिन ऐसे ही अगर दूसरा केस ले लो, अगर आप दूसरा केस ले लो, ठीक है, ऐसे दूसरा केस ले लो, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे आपको बोल दूं, ये देखो ऐसे मैं दे दूं, मैं ऐसे ऐसे आपको एक ट्रांसमिशन लाइन दे दिया, ठीक है। अब मैं बोला कि इसका रेजिस्टेंस बताओ। अब ये लाइन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मेरे को पता है, मतलब काफी बड़ा लाइन है, ठीक है ना, जब ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसका लेंथ बहुत बड़ा है, मैं बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आप ये पूछोगे ना भाई कहां पे रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, इसमें जो आर होगा ना, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस, इसमें जो आपका आर होगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस, आर होगा, एल होगा, सी होगा, ये क्या होगा ना, ये एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझो इस चीज को, ये लम्प्ड नहीं होगा कि एक जगह मैंने पूछा आर कितना है तो यहाँ पे आप बता दिया, मैं पूछूं आर वन कितना है तो आप यहाँ पे सिंपली इस वाले ऊपर वाले सेकंड बता दोगे, अच्छा आर वन इतना है। मैं पूछूं आर फोर कितना है तो ये बता दोगे। लेकिन मैं इसमें पूछूं कि ये अगर इस लाइन में पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप नहीं बता पाओगे तुरंत, ठीक है ना, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे कि ये जो आर एल सी है ना, सारा वैल्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आर कितना है, एल कितना है, सी कितना है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट, ठीक है ना। लम्प्ड सर्किट एलिमेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू, जस्ट तुरंत मैंने पूछा कि अच्छा कितना है तो आप बता दोगे, लेकिन ये जो सारा वैल्यू है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस लाइन में ना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लाइन में है, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं बता पाओगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट, ठीक है। और जो ये ड्यू टू टी आर है ना, ये ड्यू टू ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, हम ये जो है ना, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट की वजह से ना, हम इसमें ना केवीएल केसीएल ना, केवीएल केसीएल ये अप्लाई नहीं कर सकते, केवीएल केसीएल कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है ना, केवीएल केसीएल को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर मान लो कि मेरे को केवीएल केसीएल लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसका सोल्यूशन ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसका लेंथ होगा कुछ, मैं उस लेंथ को ना बहुत छोटे टुकड़े में काट दूं, ठीक है। आपको याद होगा ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, जब लेंथ हमारा, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी को मान लो कि फ्रीक्वेंसी को मैं नहीं कम कर पा रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी पे ही काम करना है, लेकिन अगर मान लो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा काम क्या कर सकते हो, इसको मिनिमाइज करने के लिए ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को, लेंथ को कम कर सकते हो। तो लेंथ को आप क्या करो, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो ऐसे, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे, उसमें सपोज करो कि आपने इसको डेल्टा एक्स में काट दिया, डेल्टा एक्स टुकड़े में काट दिया, ठीक है। अब इस डेल्टा एक्स में आप डिफाइन कर सकते हो, जो डेल्टा एक्स है ना, अब डेल्टा एक्स में आपका ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो कैसा बिहेव करेगा, एक लम्प्ड नेटवर्क के अप्रोक्सीमेट बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कैसे ये लम्प्ड एलिमेंट, मतलब हमने क्या करा, बड़े लाइन पे तो हम नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से, उसका रीजन था कि आपका ट्रांजिट टाइम इफेक्ट आ जाएगा और सारा का सारा आर एल सी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अलोंग द लाइन। लेकिन मैं अगर एक छोटे सेक्शन की बात करूं, तो छोटे सेक्शन में ना मैं फिर क्या कर सकता हूँ कि रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को ना कुछ तरीका लगा के, कुछ जुगाड़ लगा के अलग कर सकता हूँ। और उस केस में आपका जब छोटा सेक्शन लोगे, उस केस में आपका ट्रांजिट टाइम इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो जब ट्रांजिट टाइम इफेक्ट नहीं आएगा तो फिर आप केवीएल केसीएल भी लगा पाओगे, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होगा ना, ट्रांसमिशन लाइन, तो उसको अगर मैं एनालिसिस करने जाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, उस ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सेक्शन लूंगा, क्योंकि मेरे को ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो जब छोटा सेक्शन लोगे, जैसे मान लो आपने डेल्टा एक्स लिया, तो आपको पता है कि जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स इतना छोटा है, आप तो ये एंश्योर कर सकते हो ना, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, तो इससे क्या होगा, आपका टी आर जो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट है या फिर ट्रांजिट टाइम कैन बी इग्नोर्ड, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब ये इग्नोर हो गया तो आप केवीएल केसीएल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपने एक छोटा सेक्शन ले लिया तब आप उस केस में केवीएल केसीएल अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट, और क्या नाम है आपका ये, लम्प्ड सर्किट एलिमेंट।
इसमें किसी कोई प्रॉब्लम अगर ना समझ में आया हो तो? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है इन बिटवीन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये कौन कर दिया? निधि यादव, वेट रुक जाओ। इरेजर, सर हाँ बोलो। सर वो जो ट्रांजिस्ट टाइम इफेक्ट वाला बता रहे थे उसमें T1 पे मैक्सिमम वैल्यू ना मिलकर T2 पे मिला, वो समझ नहीं आया। वो समझ में नहीं आया? अच्छा, देखो क्या है, मेरी बात समझो। जैसे क्या है, मान लो, आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो। जैसे मान लो कि आपने कोई सिग्नल भेजा, वेट, आपने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया ये वाला, ठीक है ना, T1 पे। T1 का मतलब क्या है? कोई टाइम है। अब टाइम को मैं क्या मार्क करूं? मान लो कि ये 10 बजे, एकदम 10 बजे आपने ये किया, एकदम सेंड किया ये सिग्नल, ठीक है ना। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। 10 बजे आपने सेंड किया, मतलब सॉरी, 10 बजे क्या हो रहा है? 10 बजे के टाइम पे मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है सिग्नल, ठीक है ना, इनपुट पे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि इसको पहुंचने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ध्यान से समझो इस चीज को। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा T1 का मतलब है 10 बजे। अगर मैं यहाँ पे T1 ऐसे मार्क करूं, T1 मार्क करूंगा, इसका मतलब मैं 10 बजे मार्क करूं। तो अब देखो, अब क्या हुआ कि इस ये जो T1 मतलब जो आप सिग्नल भेज रहे हो ना, इसको पहुंचने में, मतलब ए डैश से पहुंचने में ए डैश से लेके बी डैश तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो T1 डैश मतलब T1 टाइम पे ना पहुंच के, मतलब 10 ना पहुंच के कुछ ज्यादा टाइम पे पहुंचेगा। ध्यान से समझो इस चीज को। सपोज करो वो T2 पे पहुंचा, मतलब 10 बज के, सपोज करो ऐसे 10 बज के 1 मिनट पे पहुंचा, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं, बस समझाने के लिए समझ लो, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अब मैक्सिमम किस पे आएगा? अब मैक्सिमम आएगा T2 पे आएगा, T1 पे नहीं आएगा। समझ रहे हो ना क्यों आया ये? क्यों आया ये मतलब डिफरेंस? अभी T2 पे क्यों आएगा? क्योंकि 1 मिनट इसको पहुंचने में ही लग गया। ए मतलब इस ए डैश से लेके बी डैश तक पहुंचने में इसको 1 मिनट टाइम लग गया। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू आपने ट्रांसमिट किया था ना, तो मैक्सिमम भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वो कहां पे मिलेगा? T2 पे मिलेगा, मतलब 10 बज के 1 मिनट पे मिलेगा, ना कि 10 बजे मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो यही यही जो आपका डिफरेंस है ना, मतलब यही डिफरेंस है, जो टाइम का, जो 1 मिनट का जो डिफरेंस है, वही ट्रांजिट टाइम है, ठीक है ना, वही ट्रांजिट टाइम है। तो ये ट्रांजिट टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपका लार्ज सेक्शन होगा, जब आपका लेंथ ज्यादा होगा, तब आपका आएगा। दूसरा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा आपका इनपुट सिग्नल का, तब वो होगा, ठीक है ना। तो हमने दोनों केसेस देखे हैं कि जैसे मान लो हाई फ्रीक्वेंसी की तो आप हटा नहीं सकते सिग्नल का, तो आप क्या करोगे? आप एनालिसिस के टाइम पे लेंथ को बहुत शॉर्ट कर दोगे, आप लेंथ को बहुत कम कर दोगे। जब जब आप लेंथ को कम कर दोगे ना, उस केस में आपका ये फिर ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होगा? इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैं अगर कॉमन बात करूं, मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऐसे मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इस केस में ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे मेरे पास सपोज करो 2 वायर्स हैं, ऐसे 2 वायर है, वेट, मैं 2 वायर ही का मॉडल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे मान लो 2 वायर है, एक वायर ए है, एक वायर ए है, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 वायर का ट्रांसमिशन लाइन, सपोज करो ये ए है, वेट, ये आपका ए है, ये है आपका ए डैश, ये है आपका बी, और ये है बी डैश। अब क्या होगा जब आप मान लो कि इस ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो कराओगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सोर्स लगाओगे। तो जब करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है, मैंने क्या बताया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ना, तो किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, तो जैसे मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या इंडिकेट करेगा? आपका करंट को। और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा, आपको पता है, जैसे अगर मान लो ये राइट हैंड थंब रूल आप लगाते हो, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, तो आपका जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स जिस डायरेक्शन में, आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स वो कर रहे होंगे,
उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर भी, इसमें भी जो भी करंट फ्लो हो रहा है, सपोज कर इसमें रिटर्निंग करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, जिस जिस डायरेक्शन में आपके हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी वायर में करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आपका, जैसे मान लो जब भी आपने वोल्टेज कपल किया, जैसे मान लो इसमें वोल्टेज वेट, इसमें जैसे मान लो कि ए बी जो ऊपर वाला लाइन है, ए बी लाइन है जो, ठीक है ना। अब इसमें ए बी लाइन में करंट का फ्लो हो रहा होगा जब आपने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया होगा, ठीक है ना। अब वोल्टेज जब अप्लाई किया होगा तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा जहां पे वोल्टेज अप्लाई किया होगा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ऐसे करके, ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस चीज को, पूरे चीज को मॉडल करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एनर्जी को होल्ड करने के लिए कौन सा एलिमेंट होता है। अगर मैं इस पूरे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को मैं चाहूँ कि कुछ लम्प्ड सर्किट एलिमेंट से मॉडल करूँ, तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इंडक्टर होता है, ठीक है ना, इंडक्टर होता है। यानी ना एक ऐसे लाइन पे ना बहुत सारे ऐसे इंडक्टर मैं एज्यूम कर सकता हूँ। ये हम लोग अप्रोक्सीमेट मॉडल बना रहे हैं ना, ठीक है ना, मॉडल बना रहे हैं। मॉडल किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे भी आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे वेट, ये हम इंडक्टर क्यों बनाए हैं। इंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो की वजह से है, ठीक है ना। अब देखो इन बिटवीन आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों लाइन के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए आप क्या इंडिकेट करोगे, उसके लिए आप इंडिकेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सी चीजें स्टोर करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है। तो ऐसे आप कैपेसिटर्स ढेर सारा लगा दोगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये ना अगर आप मॉडल करते जाओगे ना, तो ये आपके ऐसे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर का, ठीक है। अगर आपका जो कंडक्टर है इसमें, ये कंडक्टर क्या होता है यार, कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी क्या होती है, फाइनाइट होती है। मतलब आइडियल कंडक्टर तो होगा कि नहीं इनफाइनाइट कंडक्टिविटी दे, ठीक है ना। ऐसे ही आपका कैपेसिटर भी आइडियल नहीं हो सकता। कैपेसिटर आइडियल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि जो इंसुलेशन होता है ना कैपेसिटर का दोनों प्लेट के बीच में क्या होना चाहिए, जो इंसुलेशन होना चाहिए ना, उसका डाइलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट इंसुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए। दो कैपेसिटर के बीच के प्लेट के बीच का जो इंसुलेशन होना चाहिए इनफाइनाइट, लेकिन वो भी नहीं होता, वो भी थोड़ा सा लीकी होता है, वो भी लीक कर देता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो इस वायर का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। मतलब जो भी इंडक्टर होगा, इंडक्टर किससे बनाए होंगे, वायर से बनाए होंगे, और उस इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही कैपेसिटर किससे, कैपेसिटर के बीच के जो होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, आर से। कंडक्टेंस को कैसे करते हैं, जी से, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट है इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, एल से करेंगे। जो आपका इंडक्टर है उसको एल से करेंगे, और कैपेसिटर है उसको किससे करेंगे, सी से करेंगे, ठीक है ना। ये आपका एल क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हो गया इंडक्टेंस। सी क्या हो गया आपका, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मॉडल तैयार करना चाह रहा हूं, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके इक्विवेलेंट कुछ, उसके बराबर का कुछ एनालिसिस के लिए मैं उसके बराबर का मॉडल तैयार करना चाह रहा हूं। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला कि जब भी आपके वायर में कोई वायर में अगर कोई ट्रांसमिशन होगा, कोई वायर में कोई सिग्नल ट्रेवल करेगा, तो उसके उस वायर के अराउंड, उस मतलब जो भी करंट का अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बताया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इंडक्टर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई वायर होगा उसका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने आर लिख दिया उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि ये दोनों दो वायर के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। दोनों वायर के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि ये जो है ए बी में आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडल करने के लिए मैं कैपेसिटर लिख सकता हूँ। लेकिन आपको पता है कैपेसिटर आइडियल नहीं होता है, तो उसकी नॉन आइडियलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंडक्टेंस कर सकता हूँ, जी कर सकता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं ना पूरे नेटवर्क को ऐसे मॉडल कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझो कि मैं इस ना पूरे पूरे इस नेटवर्क को ना छोटा सा एक सेक्शन काट लूं। ऐसे मैं मान लो एक सेक्शन यहां से ऐसे कट कर लूं, ऐसे करके छोटा सा सेक्शन, सपोज करा ये सेक्शन है डेल्टा एक्स, ठीक है ना। एक डेल्टा एक्स सेक्शन मैंने काट लिया, ठीक है ना। जो डेल्टा एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल सेक्शन, वेरी
स्मॉल सेक्शन, ठीक है। अब जब डेल्टा एक्स मैंने काटा ना, अब इस डेल्टा एक्स में आपको पता है डेल्टा एक्स में सीरीज में क्या होगा, अगर मैं ध्यान से ये करूं तो आपको पता है सीरीज में जो ऊपर वाला लाइन था उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका कुछ रेजिस्टेंस था, कुछ इंडक्टेंस था, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसे मैं इधर बनाना चाहूं तो कुछ आपका इंडक्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऐसे करके। उसके बाद इन बिटवीन जो दोनों कंडक्टर्स के बीच का था वो कैसे था, आपका एक कैपेसिटेंस था, ठीक है ना, कैपेसिटेंस आया था। और उसके बाद कंडक्टेंस, देखो हमेशा समझो चीज को, कंडक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस के पैरेलल में होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे, अब जो नीचे वाली लाइन थी ना, नीचे वाली लाइन का भी जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था ना, उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। समझो चीज को मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक बहुत छोटा सेक्शन लिया है, कितना सेक्शन लिया है, डेल्टा एक्स लिया है, डेल्टा एक्स सेक्शन कट कर लिया है, ठीक है। अब इसकी वजह से ना, इसके वजह से आपका, इसके वजह से जो इसका वैल्यू होगा, ध्यान से समझो इस चीज को, ए हो जाएगा, ए है आर, रेजिस्टेंस था, लेकिन मैंने डेल्टा एक्स काटा है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, आर डेल्टा एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही मैंने इंडक्टेंस लिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ऐसे ही इसका हो जाएगा एल डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा आर डेल्टा एक्स। ऐसे ही आपका ये जो सी है और यहाँ पे क्या है, जी है, ठीक है ना, ये सी है और ये जी है, तो इसको भी मैं ना डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपका जो भी यहाँ पे आपको पता है, वेट इसको मैं, इसको आप अगर लिखना चाहो जैसे, वेट इसको मैं अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। जो मैंने डेल्टा एक्स उसमें से कट किया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पूरे चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना, आर प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है ना, आर प्लस जे ओमेगा एल। इसको भी मैं, इस पूरी चीज को मैं लिख दे रहा हूँ आर प्लस जे ओमेगा एल। ध्यान रखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये ना मैं जेड लिख रहा हूँ, ये क्या है हमारा टोटल जेड है, ठीक है ना, टोटल जेड है। आपको याद है कि मैं सिमेट्रिकल नेटवर्क की अगर बात कर रहा था, ठीक है ना, सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहा था, तो उस केस में, अच्छा एक और चीज, जो जेड होगा ना, आर प्लस जे ओमेगा एल है ना, और इसमें सॉरी एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स काटा हुआ है इसमें से। रुको 1 सेकंड, वेट, जो जेड होगा वो कितना हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल डेल्टा एक्स, ये आ गया हमारा जेड, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा ये डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा आ गया जेड। लेकिन हमने, आप जब सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग ले रहे थे जेड बाई 2 कर दे रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने सेक्शन काटा हुआ है, यानी सेक्शन हम जोड़ के ही ना ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे, तो हम क्या बोल रहे थे कि हम जब जोड़ेंगे ना तो जेड प्लस टू, जेड बाई टू डिवाइडेड बाई, सॉरी जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू मिलकर जेड बना देगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, इस पूरे को डिवाइड कर रहे थे 2 से, इसमें भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है ना। तो ये आपका जेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो इसका मैं अगर ध्यान से समझो, इस चीज को मैं लिखना चाहूँ तो इस चीज को लिखने के लिए ना मैं सबसे पहले दो तरीके से लिख सकता हूं, मैं इंपीडेंस लिखूं या फिर एक होता है ना इंपीडेंस होता है, एक होता है एडमिटेंस। तो अगर एडमिटेंस होता है क्या होता है, 1/z होता है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसका एडमिटेंस निकालना चाहूं तो आपको पता है कंडक्टेंस है जी, कंडक्टेंस क्या है जी, और जो कैपेसिटर का जो एडमिटेंस होता है वो कितना होता है, जे ओमेगा सी होता है, ठीक है ना। इंपीडेंस 1/j ओमेगा सी होता है। अगर मैं उसका एडमिटेंस निकालूंगा क्या हो जाएगा, जे ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये टोटल क्या आ गया, ये आपका आ गया वाई टाइम्स डेल्टा एक्स जो है ना, ये आपका आ जाएगा वाई, ठीक है ना, ये आपका वाई आ जाएगा। लेकिन मेरे को अगर जेड निकालना होगा, ध्यान से समझो, अगर मेरे को जेड निकालना होगा यहाँ से, तो जेड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को यहाँ से जेड निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 1/y कर दूंगा, 1/y कर दूंगा तो मेरे को जेड मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को, इस पूरे सर्किट को ध्यान से देखूं, वेट, इस पूरे सर्किट को मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मेरा Z1 की जो वैल्यू आएगी ना, Z1 की वैल्यू आ जाएगी R प्लस जे ओमेगा एल डेल्टा एक्स, ठीक है। और Z2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/y2 आएगी। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/g प्लस जे ओमेगा सी और टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। Z1 की वैल्यू इतनी आ गई, Z2 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। डेल्टा एक्स मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया इसमें, क्योंकि हम डेल्टा एक्स सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को R को डिफाइन करना है कि R क्या है, देखो ध्यान से समझो, R यहाँ पे क्या है, R आपका है रेजिस्टेंस ऑफ बोथ
कंडक्टर्स टुगेदर। बोथ कंडक्टर्स का मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे दो ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात हो रही है, टुगेदर, TOGE, टुगेदर, ठीक है ना। जो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर टुगेदर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। समझ लो ये नॉर्मल ओम नहीं है, इसका जो यूनिट होगा ना वो होगा ओम पर मीटर, या फिर जो भी पर सेंटीमीटर, जो भी लिखना हो, ठीक है ना। ओम पर मीटर मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ में, ठीक है ना। ऐसे ही हम अगर L को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ, अच्छा इंडक्टेंस में ना दोनों इंडक्टेंस कौन कौन से, एक और चीज मैं लिख दूं, इंडक्टेंस में ना सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको याद होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, समझो इस चीज को। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन है AB, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी से भी लिंक हो जाएगा, ठीक है ना। अपने इसके अंदर तो इंडक्टेंस होगा ही, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बी से भी लिंक हो जाएगा दूसरे अपने नियर बाई कंडक्टर के साथ। तो उसके वजह से उस चीज को मॉडल करने के लिए हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। सेल्फ भी और म्यूचुअल भी उसके साथ लिंक हो जाएगा दूसरे के साथ, जो ट्रांसफार्मर जैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो L का इंडिकेट करेगा इंडक्टेंस सेल्फ एंड म्यूचुअल फॉर बोथ, दोनों, फॉर बोथ कंडक्टर्स, फॉर बोथ कंडक्टर्स। और ए भी जो आपका होगा ना, ये क्या होगा, पर यूनिट लेंथ ही होगा, पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है ना। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, हेनरी पर मीटर, ठीक है ना, इसका यूनिट होगा हेनरी पर मीटर, ठीक है। ऐसे में पूछूं सी क्या है यहाँ पे, तो सी आपका है कैपेसिटर बिटवीन, कैपेसिटेंस, ऐसे कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, ठीक है ना, टू कंडक्टर्स। ये भी आपका पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मतलब ये क्या हो जाएगा, फैरड पर मीटर इसका यूनिट, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि G क्या है, तो G है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा कंडक्टर्स के बीच में कंडक्टेंस कैसे आएगा, आपको पता है कि जो भी कंडक्टर के बीच में क्या है, कोई ना कोई मटेरियल होगा, अगर मटेरियल नहीं है तो एयर है, एयर परफेक्ट इंसुलेटर होता नहीं है, नहीं कोई परफेक्ट इंसुलेटर होता है, यानी कोई भी मीडियम होगा उसका अपना अपना कुछ कंडक्टेंस होगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं कंडक्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। तो इसको हम लिखेंगे मो पर मीटर। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, मो, ठीक है ना, MHO जिसको लिखते हो लोग, MHO, ठीक है ना, इसको ऐसे हम लोग मो पर मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका मॉडल हुआ, ठीक है ना। हमने देखो मतलब क्या किया, हमने एक डेल्टा एक्स सेक्शन इसमें से काट लिया, ठीक है ना, जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन था उसमें डेल्टा एक्स सेक्शन काट लिया। अब उस डेल्टा एक्स सेक्शन को ना हम लोग एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। देखो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बना दिया हम लोगों ने जुगाड़ लगा के, ठीक है। उसमें सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में एक आर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स डेल्टा एक्स, और दूसरा आर्म क्या कर रहा है, 1/G प्लस जे ओमेगा सी टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना। G का मतलब क्या है, कंडक्टेंस है, आपको पता है कंडक्टेंस क्या होता है, जो भी आपका जो आपका इंपिडेंस है ना, सॉरी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है ना, मतलब 1/, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और जे ओमेगा सी आपको पता है 1/J ओमेगा सी इंपिडेंस होता है कैपेसिटर का। तो अगर मैं उसको कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं, J